नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली के एलजी की तरह की प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी सरकार बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं भी शामिल की गई हैं। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां ठीक वैसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास है। उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी अब उपराज्यपाल जो है वो काम करेगा। केंद्र के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अब सामने निकलने को जो है वो आ रही हैं और कई ऐसे बाकी जो विपक्षी नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। यानी जम्मू कश्मीर में अब सियासत तेज हो गई है और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। जरा देखिए पहले जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय नेताओं ने क्या कुछ कहा है। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है, और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हों जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है, बिना इसके कोई कौन, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे, जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले हैं। लंबे समय से एक समूह बन। चलिए तो अब चर्चा भी शुरू करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है और साफ तौर पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि एक चुनाव की एक और आहट है और यही समझा जा रहा है कि अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चुनाव होंगे, और अगर चुनाव होंगे तो दिल्ली की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर जो एलजी हैं वो कार्य करेंगे। तो इसका प्रभाव लोगों पर कितना पड़ेगा, आम जनमानस पे कितना पड़ेगा, ज़मीन पर इसका असर कितना देखने को मिलेगा, इस पर भी आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और कांग्रेस से भूदेव शर्मा जी, वो भी इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा पे समय देने के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा, अमिताभ जी आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं जो केंद्र सरकार ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लिया गया है, तो किस तरह से आप उस पूरे फैसले को देख रहे हैं? 4 महीने के अंदर वहाँ होना ही है। सितंबर तक मेरे ख्याल से चुनाव वहाँ कराए जाने हैं। वो एक मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेरित है दिल्ली के अनुभवों को लेकर के। ये जो संशोधन किए गए हैं, ये वहां से प्रेरणा मिली है कि कहीं कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो व्यर्थ के फिर वैसे ही आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है झगड़े का कारण बने। कुछ ऐसी चीजें रही हैं
तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिहाज से और सेंटर अपनी पकड़ थोड़ी सी ज्यादा मजबूत रखने के लिहाज से मेरे ख्याल से ये सब कर रहा है, तो वो बहुत स्पष्ट है। ठीक है, मैं इसके प्रभाव सीधा जो आम लोगों पर है वो कितना पड़ेगा या क्या चीज़ें बदलेंगी आने वाले समय में, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले फिलहाल हमारे साथ रत्नेश जी ज्वाइन हो चुके हैं, बीजेपी के हैं। रत्नेश जी, क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर सरकार बनती है तो पावर सरकार के पास रहती है, जो चुने हुए लोग होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें आम जनता चुनती है, और उन्हीं के दरवाजे खटखटाने के लिए वहां पर पहुंचती हैं और लोगों के जो काम होते हैं वो वहीं से पूरे होते हैं, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन पावर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी, तो चुनाव कराने की क्या मतलब है? शीतल जी, आपको और पैनल के सभी साथियों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए शीतल भाई, कश्मीर जो इलाका है वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है और हमारे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय शत्रु से उसके सीमाएं, शत्रु देश से उसकी सीमाएं जुड़ती हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जो है वो उतनी सेंसिटिव नहीं हो सकती है जितना केंद्र, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर जो मुद्दा है उसको ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को और उसके बाद में फिर लैंड के मुद्दे को और फिनांस से जुड़े हुए मुद्दे में इस अमेंडमेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उन्नति और देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी की सरकार हो। हम जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में केंद्र के साथ अच्छा कोऑपरेशन बना रहे ताकि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाई जा सके और वहां पर दोबारा पुनर्वास कराया जा सके और जो कश्मीर एक समय पे जाना जाता था शांति के लिए उसको वापस लाया जा सके। क्या भूल गए कि लोकसभा चुनाव से पहले आप कहते थे कि यहाँ पर अब सुरक्षा जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, सब चीजें सही ढंग से चल रही हैं। G20 का आपने इतना बड़ा डंका बजाया, पूरे देश पूरे विश्व के अंदर दिखाने की कोशिश की, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अभी भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए एक तरफ तो आप साफ कर रहे हैं, आपकी सरकार के बड़े नेता साफ कर रहे हैं। शीतल जी, मैं जवाब दूं? आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शीतल जी, अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जिसको लेकर केंद्र सरकार की सुरक्षा चिंताएं हैं और उन चिंताओं को देखते हुए हम एक बार फिर से कहीं जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी या कुछ ऐसी चूक हो गई जिससे घटनाएं हुई, तो कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए हमने वहां पर एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास किया है ताकि केंद्र सरकार मजबूती से उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन कर सके बिना किसी इंटरप्शन के। केंद्र सरकार मजबूती से रहे, लेकिन यहाँ के जो आम जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? अरे शीतल भाई, वो तो आए ही। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के अच्छे के लिए और जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। ये जो बदलाव किए गए उनके हितों के लिए ही किए गए हैं। तो और जैसे ही वो अगर आप विकास कार्य कर रहे हैं, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, आप दावे कर रहे हैं, जी रत्नेश जी, आप दावे कर रहे हैं विकास हुए, बदलाव हुए, तो उन्हीं के तहत आप सरकार बनाइए ना, राज्य में सरकार बनाइए, अपनी सरकार चुनिए, लोगों को आप सेटिस्फाइड करिए कि आपने काम किए हैं, तो लोग आपकी सरकार बनाएंगे। फिर सरकार जिसकी भी हो, डेमोक्रेटिक तरीके से, देखिए सुनिए, चुनावी प्रक्रिया से सरकार जिसकी भी हो उसके हाथ में सत्ता और पावर रहेंगी, तो लोगों तक जो है वो सभी चीजें पहुंचेंगी जो उनको जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, लेकिन यह कदम उठाना कितना सही है? आप तो लोकतंत्र की भी बात कर रहे हैं। देखिए शीतल जी, केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी हर संभव वही कदम उठाते हैं जो देश के प्रत्येक हिस्से के लोगों के हितों के लिए होता है। हमारे जो भी काम किए हमने जम्मू कश्मीर के हित के लिए किए हैं और अभी भी हम जम्मू कश्मीर के हितों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम कंप्लीट स्टेट के दर्जे को दोबारा वापस करने पर विचार करेंगे और देखेंगे ऐसे तो फिर तो उपराज्यपाल की शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तब तक, जब तक कश्मीर को पुनर्स्थापित ना कर लिया जाए, हमें लगता है कि हमारी ये कार्य प्रणाली जो है वो सही है। ठीक है, ओके। भूदेव जी, आपके पास आऊंगा। कैसे इस पूरे फैसले को देख रहे हैं जो आज जम्मू कश्मीर पर लिया गया है? शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी तो ये बात है कि हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश जी ने माना कि जम्मू कश्मीर में अभी कुछ ठीक नहीं है। चलिए, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, वरना ये चुनावों में हर जगह ढिंढोरा पीटते थे, वहाँ कितनी आतंकी घटनाएं हो रही थी, वो किसी से
छुपी नहीं थी, लेकिन टीवी पे बैठ करके न्यूज में डिबेट में बैठते थे तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते थे कि आप जम्मू कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इन्होंने माना। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आते आऊंगा हैं जम्मू अमिताभ जी, कश्मीर आऊंगा पर आपके शीतल पास। जी। जी। अमिताभ जी सुनिए, अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर शीतल जी। देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, अब ये उससे पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और ये जानते हैं कि वहां हम चुनाव तो करा रहे हैं, विपक्ष के दबाव की वजह से इतनी हु हल्ला हुआ है, दबाव बना है सरकार के कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाइए। चुनाव तो ये करा रहे हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां इनकी सरकार नहीं आने वाली है, वहां इनको एक आध दो सीटें भी मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में इनको कोई सीट नहीं मिली, आम आदमी पार्टी की सरकार मिली, एलजी को ये पावर देते चले गए और वहां पर सरकार चलाने में इतनी बड़ी असमर्थता हो रही है जो पिछले कभी इतने सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही तब कभी इतनी असमर्थ नहीं रही वहां सरकार। लेकिन आज एलजी किस तरह से सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार को जो क्या काम नहीं करने देते हैं। एक तरफ शीतल जी हम कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। अब आप बताइए कि आप एलजी को सारी पावर देकर के और जहां आप चुनाव करा रहे हैं तो ये कौन सा लोकतंत्र है? यहाँ तो सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। हम जो क्या है पंचायती राज लेकर के आए, नगर पालिका के चुनाव होते हैं वो किस लिए होते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन हो। और आप एलजी को इतनी पावर दे दो कि जो लोगों की चुनी हुई सरकारें हैं, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो एक चपरासी तक की जो क्या है भर्ती नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वह चुनाव मत कराइए। अगर आपको इतना ही डर है, आप अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे। पहले तो जम्मू कश्मीर के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, जो पूर्ण राज्य हुआ करता था उसको आज जो क्या है आपने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। लेकिन अब अमित शाह जी वहां के लोगों को, जैसे मोदी जी और अमित शाह जी जुमला पूरे देश को देते आए हैं, तो उनको जुमला देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो इनको ये भय है, इनको भय क्या है, इनको पता है, इनके सर्वे बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। उससे पहले ही वहां के एलजी को इतनी पावर दे दी जाए कि सरकार किसी की भी बने, 5 साल तक वहां के लोग इसी परेशान रहे जैसे दिल्ली के लोगों को यह परेशानी उठानी पड़ रही है जो आप देख रहे हो दिल्ली कि दिल्ली सरकार में और एलजी के अंदर जो चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही शीतल भाई 5 साल निकलते हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में ये चलता रहे। ठीक है, लौटूंगा भूदेव जी। इनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये ठीक है शीतल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि इनको ये पता है कि ये जम्मू कश्मीर में 1-2 सीटें भी नहीं लेके आने वाली। ठीक है रत्नी जी, जल्दी से फिर अमिताभ जी के पास जाना है। देखिए शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये पता नहीं कौन सा गणित राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पढ़ा दिया है, जिसमें बताया गया कि 97-200। अरे भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुनिए ना। अच्छा कूदिए। अरे रत्नेश जी, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए ना, जम्मू कश्मीर की बात करो। अरे कूदिए ना, कूदिए। क्या आपके पास राहुल जी के अलावा आपको राहुल फोबिया है कि राहुल जी मोदी जी? मुद्दे से मत भटकिए, जम्मू कश्मीर पे बात करो। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, डिबेट में, डिबेट को एक तरीके से बात करो, इसको मुद्दे से मत भटकाइए। जो सवाल मैंने किए आपसे एंकर महोदय पूछ रहे हैं उनका जवाब दो। अब यार राहुल जी और मोदी जी, अरे मेरे टाइम में फुदकना बंद करोगे भूदेव जी, तब तो जवाब दूंगा। आपके समय में मैंने कुछ नहीं बोला, आप मेरे समय में कूद गए मेढक की तरह। अरे शांति से सुनोगे तब जवाब मिलेगा ना। या अराजकता फैलाने का ठेका ले रखा है सदन से लेकर टीवी डिबेट तक, कि नहीं बीच में कूदेंगे ही कूदेंगे। मैंने आपको सुना ना शांति से, सुनिए ना। अगर सुनने की क्षमता नहीं तो ऐसे फुदकते रहिए, विपक्ष में बैठे रहेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप ऐसे कूदते रहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। शीतल जी को शांत कराइए भाई। जी जम्मू कश्मीर पे बात कीजिए। ठीक है भूदेव जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती है भूदेव जी, आपको दोनों को समझना होगा। जम्मू कश्मीर पर ये मुद्दा है जी, जम्मू कश्मीर पे बात करें, एक एक करके बोलिए ना, जवाब दीजिए रत्नेश जी आप। देखिए शीतल जी, इनको फिर जम्मू कश्मीर पे ही बोलना था, इनको मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई नहीं बोलना चाहिए था। ये कौन सा गणित पढ़ के आए हैं जिसमें 99 को 240 से बड़ा बताया जाता है? मुझे तो नहीं लगता है कि एक दूसरी कक्षा का भी लड़का कहेगा कि 240 ज्यादा होता है। फिर आप कूद पड़े। अरे भाई ऐसे इसी अराजकता के कारण देश की जनता ने आपको लोकसभा चुनाव में हरा के भेजा। ऐसे अराजकता फैलाते सदन से लेकर टीवी डिबेट से लेकर सड़क तक। जम्मू की 2 सीटें भी आप हारे हैं भूदेव जी, आप भी कहाँ जीते हैं जम्मू कश्मीर के? दोनों सीटें आप हार चुके हैं जम्मू कश्मीर में। की बात कर रहा हूँ,
मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो भूदेव जी जम्मू कश्मीर की बात करिए ना, सुनते हो आप? तो जम्मू कश्मीर ठीक है, ओके ओके, रत्नेश जी रुकिए आप, अच्छी तरह सुनना भी सीखो। ठीक है रत्नेश जी रुकिए, शीतल जी ठीक है रुकिए रत्नेश जी, मेरी समय बात तो मेरे चली पास जाता समय है। नहीं है, ठीक है भूदेव जी, जम्मू की 2 सीटें किसने जीती हैं? भाई इंडिया गठबंधन ने जीती ना। अब मैं करने लगे, सर मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, बताओ ना, जम्मू की 2 सीटों की बात कर रहा हूँ मैं क्या करने लगे भाई? नहीं कौन जीता है? आप जीते हैं? भूदेव जी जम्मू की 2 सीटें कौन जीता है? कौन जीता है आप बताइए ना, कौन जीता है? जम्मू की 2 सीटें कौन जीता है? अरे यार तुम्हारी 6 गुना सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीते हैं। इतनी हमारी सीटें कम होने के बावजूद भी तुम्हारी 6 गुना सीटें जीते हैं और पूरे देश में तुम्हारी 30 गुना सीटें ठीक है, ये मेरा मुद्दा नहीं है रत्नेश जी, मेरा मुद्दा ये नहीं है, आप भटकाइए मत मुद्दों को। मतलब राहुल गांधी की चाटुकारिता करनी है, सोनिया गांधी की चाटुकारिता करनी है। अरे भूदेव जी चाटुकारिता करना बंद करिए, ये मानिए कि 99 सीट जीत के आप हारे हैं चुनाव। रत्नेश जी आज जो परिणाम आया है उसमें कितनी सीटें जीते हो? आज जो परिणाम आया है उपचुनाव का अरे कितनी भैया, सीटें जीते हो? अरे हम एमएलसी की 9 सीटें जीत के आए हैं, महाराष्ट्र में एमएलसी की 9 सीटें जीत के आए हैं। आप कितनी जीते? महाराष्ट्र में एमएलसी की 9 सीटें जीत के आए, आप कितनी जीते? अरे कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला महाराष्ट्र में। अरे भाई, अरे महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एमएलसी की कितने सीटें जीते? एक भी सीट नहीं जीते भाई। तुम्हारे तो नॉर्वे के चुनाव तो हार गए। कौन सा गुना गरीब पढ़ के बैठो भाई? आज कितनी सीटें जीत कौन सा गुना गरीब पढ़ के बैठो भाई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव हुए, कितनी सीटें जीते आप? नहीं, इस तरह चिल्लाने से क्या होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आज उपचुनाव अरे में भाई कितनी बीच सीटें में जीते आप? कूदोगे, देखो अरे मैं भाई, योगी कितनी जी का सीटें शिष्य हूँ, जीते जिस हो? भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाऊंगा। तुम लोगों को शांति वाली भाषा समझ में देखिए नहीं आती है। आप दोनों मुद्दों से भटक रहे हैं रत्नेश जी, मेरा मुद्दा ये है ही नहीं। भूदेव जी दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, मैं अमिताभ जी के पास जाऊंगा। अमिताभ जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कभी इधर कभी उधर, चुनाव ये चुनाव वो चुनाव, मुद्दा हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो लिया गया फैसला है ये लोगों के लिए कितना लाभदायक और कितना नुकसानदेह, दोनों पहलू इसके मैं रखना चाहूंगा। अमिताभ जी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होते हैं और उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनकी डायरेक्ट पावर्स उनके हाथ में होती हैं और वो आम जनमानस का काम करते हैं, छोटे छोटे कार्य जो विकास कार्य हों या बाकी चीजें हों। लेकिन यहां पर इस फैसले से आम जनमानस पर कितना प्रभाव है, कितना असर है, कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है? देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में भी सरकार तो होती ही है, प्रशासन तो होता ही है, बिल्कुल वो है, वो वहां पे है और केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका, ये हम जानते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर की तरह बीमारी थी ये हमारे देश के लिए, पूरे देश की सुरक्षा पर इसका असर पड़ता था। वहां जिस ढंग से आतंकवाद फैला था उसको राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन वो केंद्र शासित राज्य में आता है। और कई प्रदेश है हमारे जो कि केंद्र शासित हैं, उसी अवस्था में है। दिल्ली में यही व्यवस्था है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमें समझना पड़ेगा, वो बहुत संवेदनशील है। और जो प्रभाव है, जो 2018 के बाद 2023-24 का जो स्थिति है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें 45% की कमी आई है। बहुत अंतर पड़ा है। पथराव की घटना ऑलमोस्ट खत्म हो गई है ना। जो सैनिक या सिपाही मारे जाते थे, ऐसी घटनाओं में 66% से ज्यादा कमी है। तो बहुत अंतर आया है। अपसाइड डाउन कुछ नहीं होता कि एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा। अभी भी बहुत संवेदनशील है और हम जानते हैं कि वहां पे जो सरकार थी, प्रशासन था, उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब जो ऐसे लोग थे जो आतंकवादियों के साथ मिले होते थे, उनको सहायता करते थे, धन से सहायता करते थे, इंफॉर्मेशन दे दिया करते थे, जिसका बहुत बुरा खामियाजा इस देश ने लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे केवल जो है क्या इस दृष्टिगत ये फैसला अभी सही है सरकार का, ताकि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ की जो सुरक्षा है, उसको प्रबल किया जाए? हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी वहाँ की सुरक्षा पे सबसे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि अंततः देखिए देश के बाकी हिस्सों में तो आतंकवादी हमले जो है वो लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कश्मीर में इधर फिर जोर पकड़ा है। तो बहुत जरूरी है कि वहाँ प्रशासन और पुलिस जो है, सुरक्षा की व्यवस्था जो है, उस पे थोड़ा सा सख्ती रखी जाए,
क्योंकि जान जाएगी तो किसकी जाएगी? कश्मीर के लोगों की जान जाएगी ना, तो उनका बचाव भी तो जरूरी है। जो भी हिंसा होगी किसकी जान जाएगी, तो वो भी जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, कई बार सख्ती रखते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर सख्ती रखते हैं कि रात में 9 बजे के बाद मत जाओ। बच्चे को लगता है कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, लेकिन माँ बाप को पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। उस हिसाब से सुरक्षा की दृष्टि से तो सरकार को भी पता है कि अभी स्थितियां क्या है, और इसी सरकार ने वो परिवर्तन लाया है। देखिए, कश्मीर के अंदर बहुत सारे जो मानवाधिकार है उनका हनन होता था। आपको पता है कि बाकी देश के लोग वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, नौकरी नहीं कर सकते थे। वहां जो रहने वाले जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, उनको कोई हक नहीं था वहां पे, है ना, नौकरी तक वो नहीं पा सकते थे, सब कुछ पढ़ा लिखा होने। तो बहुत सारी चीजों का अंत हुआ है, तो कुछ प्रतिबंध हैं। और मैंने आपको बताया ना कि ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल्ली के मामले में केंद्र सरकार को जब महसूस हुआ कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने लगातार जो है केंद्र सरकार के साथ मुठभेड़ तरह तरह से इधर किया है। जबकि मैंने वो भी समय देखा है जब ये दिल्ली का चुनाव हुआ था, हमारे सामने मैं रिपोर्टिंग करता था, उस दौरान तो एकदम सीधे सीधे रूबरू रहता था मैं। खुराना जी चुनकर आए थे, उसके बाद शीला दीक्षित आई, सुषमा जी भी थी, और साहिब सिंह भी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। लेकिन इस तरह का भिड़ंत, इस तरह का हर बात पे नौटंकी नहीं हुआ करता था। ठीक है। और अब उससे बहुत ज्यादा बजट है दिल्ली का, उसके बावजूद इतनी ज्यादा मुसीबतें, और हर बात में एक दूसरे के ऊपर आरोप पड़ने की। मुझे लगता है कि इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगा कि सीमावर्ती प्रदेश है और आतंक की स्थिति में अभी बहुत माने परिवर्तन आया है, लेकिन इतना नहीं आया है, उसको फिर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो कुछ संशोधन किया गया है, इससे कोई नुकसान नहीं होना है। और जैसे ही वो फिर से पूर्ण राज्य बनेगा, संपूर्ण शक्ति अपने आप प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा आश्वस्त होने दीजिए केंद्र को। ठीक है, ठीक है भूदेव जी, मैं आऊंगा आपके पास, रत्नेश जी आपके पास लौटूंगा। अमिताभ जी कह रहे हैं कि ठीक है, सही फैसला है केंद्र सरकार का, इससे कोई नुकसान नहीं है आम जनमानस को, आम जनता को, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला भी ठीक है। अगर कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां रह गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल शीतल जी, मानते हैं कि सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वहाँ कौन से आतंकी हमले रुक गए, मुझे बताइए ना। जहाँ मनमोहन सिंह जी की एनडीए की जो यूपीए की जो सरकार हुआ करती थी, यूपीए फर्स्ट और सेकंड, वहाँ एनडीए के दो बार का कार्यकाल है, उसमें कितने सैनिक शहीद हुए, आप तुलना कर लीजिए। अरे कांग्रेस की सरकार में तो शीतल भाई, भूदेव जी को ये भी बताना चाहिए कि आतंकवादी जिनको घोषित किया गया था वो मनमोहन सिंह से दिल्ली में मिलके जाते थे। मैं वो भी तो पूछ रहा हूँ, ये वो वाली सरकार नहीं है भूदेव जी। नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री आतंकवादियों से नहीं मिलेगा। अरे भाई, यहाँ आतंकवादियों को सीधे ठोक दिया जाएगा। अरे भाई, आतंकवादियों को जन्नत भेजने का काम किया जाएगा। मनमोहन सिंह अलगाववादी नेताओं के साथ जो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करते थे, उनके साथ फोटो आती थी मनमोहन सिंह। तो आतंकवादियों का पोषण करने वालों को, आतंकवादियों का पोषण करने वालों को तो दिक्कत होगी जब आतंकवादियों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मरते के छोड़ दिया जाए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ भूदेव शर्मा, अलगाववादी नेताओं के साथ किस हैसियत से मनमोहन सिंह फोटो खिंचवाते थे, मनमोहन सिंह उनसे मिलते थे? अरे भाई, दुख दर्द मुझे कांग्रेस का समझ में आता है। कांग्रेस का दर्द शीतल भाई वाजिब है। इनके सिपा सलार थे आतंकवादी, आतंकवादियों को पोषित करते थे। आज जब इनके सिपा सलारों को मारा जाने लगा आर्मी के द्वारा, उनको एलिमिनेट किया जाने लगा, तो इनको दर्द तो होगा भाई। इनकी जो आतंकवादियों से दोस्ती है, उस दोस्ती को जब हम लोग खत्म करेंगे तो कांग्रेस को तो दर्द होगा ही होगा। अरे भाई, ये सीधे सीधे अमिताभ जी ने बताया कि 45% की कमी आई। ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। भूदेव जी आपको रोकूंगा मैं। रत्नेश जी, मेरा एक सवाल है, इनको बस केवल भारतीय जनता पार्टी, एक एक करके बात करिए ना रत्नेश जी। भूदेव जी, मेरे पास समय नहीं है। रत्नेश जी आप रुकिए थोड़ा, भूदेव जी जल्दी से जवाब दीजिए जी। अरे इनको पहले शांत कीजिए तो मैं जी बोलिए, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से। अमिताभ जी के पास भी जाना है। मैं तो शांत कीजिए ना भाई, जवाब दे रहा हूँ, आप भी तो मेरे बीच में पागल हो गया। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता सर, ऐसे हमला मत कीजिए, टीजी टिप्पणियां मत कीजिए, निजी टिप्पणियां मत कीजिए। आप बात करिए। रत्नेश जी आप रुकिए थोड़ा सा। अलगाववादी नेताओं को पोषण करते थे, क्या उनको समर्थन था कांग्रेस के प्रधानमंत्री का? और आज उनको जब एलिमिनेट किया जा रहा है तो कांग्रेस को दुख तो होगा भैया, क्योंकि आतंकवादियों से आपकी पुरानी दोस्ती है।
जिनको आपने पाला, जिन्होंने कश्मीर को डसा, उनको आज हम जब इलिमिनेट कर रहे हैं तो दुख ठीक है, होगा ओके। आपको। कांग्रेस ठीक का है, हमको मेरे रोज पास क्या समय नहीं है, समझ में समय आता नहीं है, ऐसे नहीं होता रत्नेश जी, भूदेव जी, ऐसे नहीं होता। डिबेट जो है आराम से होती है। रत्नेश जी फिर आप बोलेंगे बीच में, रत्नेश जी फिर बीच में बोलेंगे। अलगाववादी नेताओं के साथ ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, भूदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया, रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा पर, इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला आज सरकार की तरफ से लिया गया है, इस पर ही चर्चा कर रहे थे कि आखिर इसका प्रभाव लोगों तक कितना होगा। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार ये बता रही है कि अभी कुछ चीजें हैं जिनको बदलना है, जिनको सुधारना है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका असर, या फिर जब राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या उस समय ये तमाम शक्तियां